नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का घोटाले वाला मामला 48 करोड़ से कहीं ज्यादा 300 करोड़ का है। जो दस्तावेज बरामद किए गए, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो छापेमारी की है, वहां बेहद हैरान करने वाले दस्तावेज मिले हैं। पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, एसडीएम जिसकी भी पोस्टिंग हुई, सब ने दलालों को कागज सौंप दिए और खुलेआम डंके की चोट पर अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर लूट का यह धंधा चलता रहा। महंगी महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू से लेकर तमाम अय्याशी के सामान जुटाए गए। रायपुर से लेकर गुड़गांव तक संपत्तियां खरीदी गई। अपने बेटे, बेटियों और रिश्तेदारों के नाम पर शेल कंपनियां बनाई गई। 10-10 लाख से शुरू की गई इन कंपनियों के शेयर बांटे गए और उसके बाद अचानक कंपनी को फायदे में दिखाया गया। इस तरह के पूरे घपले घोटाले की फुल प्रूफ प्लानिंग थी। एक सिंडिकेट गिरोह काम कर रहा था, जिस बारे में जो प्रारंभिक पड़ताल हुई है वो सिर्फ शासकीय अधिकारियों की हुई है। सफेद पोस्ट नेता फिलहाल गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वही सीबीआई जिससे कांग्रेस को परहेज था। कांग्रेस के आला नेता सीबीआई की तमाम बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को अब भी यकीन है सीबीआई से जांच होगी तो और ज्यादा इस मामले में खुलासे होंगे। देखो भैया, मैंने तो भारतमाला के जांच के लिए सीबीआई की मांग की थी, विधानसभा में की, मुख्यमंत्री से की, उनके मंत्री गडकरी जी से की और अंततः मैंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। मैं अपने इस मांग पर कायम हूं। मेरे को कोई मतलब नहीं राज्य सरकार क्या कर रही है। मैंने तो मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और करता रहूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। चरणदास महंत सीबीआई की जांच की मांग कर एक तरह से भूपेश बघेल को डरा रहे हैं। भूपेश बघेल के गांव के आसपास से भी भारतमाला परियोजना की सड़क निकली है। यहां गहराई से समझना होगा, न केवल भूपेश बघेल बल्कि उनकी पुरानी बेहद करीबी साथी उप सचिव सौम्या चौरसिया, जो बीते 2 दिसंबर 2022 से जेल में अब तक बंद है, उन्होंने भी बेनामी संपत्तियां खरीदी थी। और भाजपा से जुड़े हुए कुछ सफेद पोस्ट जो अभी तक गलतफहमी में है कि उन्होंने करोड़ों बना लिए, उनका कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है उनकी गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट में अफसरों और जमीन दलालों ने मिलकर पहले घोटाले की प्लानिंग की, फिर उसी हिसाब से फाइल और दस्तावेज तैयार किए। इस सिंडिकेट में जमीन दलालों के साथ पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार और एसडीएम के नाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन सफेद पोस्ट नेता जो साफ तौर पर बच रहे हैं, उन्होंने अफसरों से पहले ही पता लगवा लिया था कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड बनाने के लिए अभनपुर के आधा दर्जन गांव की किसानों की जमीन किस तरह से अधिग्रहित करनी है। उन्होंने पहले हिसाब लगा लिया था। किसानों की जमीन टुकड़ों में बांटने पर मुआवजा लाखों से लेकर करोड़ों में पहुंच जाएगा। उसके बाद किसानों से सेटिंग का खेल शुरू हुआ। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात यह है, जब नोटिफिकेशन जारी हो गया था, कोई जमीन की खरीदी बिक्री नहीं हो सकती थी, नामांतरण नहीं हो सकता था। सरकारी अधिकारी ये बातें अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि नौकरी में यदि रिटायर्ड भी हुए तो जो पैसे मिलेंगे उससे कई गुना ज्यादा अभी दलालों से मिल जाएंगे। यानी बेईमानी के कारण, लालच के कारण वो अपनी नौकरी को भी दांव पे लगा चुके थे। साफ तौर पर वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर पाप का घड़ा फूटा। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो ताजा छापेमारी की है, उसमें पता चला है कि भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा में फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, लखेश्वर किरण बघेल, आरआई रोशनलाल वर्मा, पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन ने जमीन दलालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर कई शेल कंपनियां बनाई। 10-10 लाख रुपए से कंपनी शुरू की। इसके बाद इन कंपनियों के शेयर बांटकर उसे खरीदी बिक्री में भारी मुनाफा दिखाना शुरू कर दिया। हराम की इस कमाई से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई में भी संपत्तियां खरीदी। लूट और जमीन दलाली के धंधे में जमीन दलालों ने एक बड़ा सा होटल बना लिया। छापे के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। जानकार अफसरों का कहना है कि ये घोटाला 48 करोड़ का नहीं बल्कि अभनपुर के अलावा जहां जहां भी भारतमाला सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है, वहां भी ऐसे ही घोटाले किए गए।
कुल मिलाकर ये घोटाला 300 करोड़ से कहीं ज्यादा का हो सकता है। आमतौर पर सेविंग अकाउंट यानी बचत अकाउंट से 2 लाख से ज्यादा रकम निकाली जाती है तो तरह तरह के सवाल बैंक मैनेजर पूछता है, लेकिन आप सोचिए बचत खाते से जब 1-1, 2-2 करोड़ रुपए निकाले जा रहे होंगे, ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो एक बार भी क्या बैंक मैनेजर नहीं पूछा होगा कि आखिर बचत खाते में इतनी बड़ी बड़ी रकम आ कहां से रही है। दरअसल बेईमानी के इस कारोबार में सब आपस में मिले हुए थे। लूट के इस धंधे में कुछ नेता भी शामिल थे। साफ तौर पर आज उनके जीवन की रंगत बदल चुकी है। वैसे उन नेताओं के बारे में चरणदास मान जो नेता प्रतिपक्ष हैं अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न करते हुए दावा किया कि भारत सरकार को 43 करोड़ 18,27,627 रुपए की आर्थिक क्षति हुई। उनके अनुसार वास्तविक मुआवजा राशि केवल 7 करोड़ 65 लाख रुपए थी, लेकिन 49 करोड़ 39 लाख रुपए बेईमानों को अधिक भुगतान किया गया है। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण के लिए जिन छोटे अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, अब बात बड़े अधिकारियों की। इन 3 चेहरों को आप गौर से देखिए। आईएएस अधिकारी भारती दासन, सौरभ कुमार और डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, ये तीनों ही रायपुर के कलेक्टर रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था और मुआवजे का घोटाला भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा कुछ कांग्रेस नेताओं की भूमिकाओं की भी जांच हो रही है। फिलहाल गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 26 अप्रैल को आर्थिक शाखा ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भूस्वामी, जमीन दलाल और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महादेव घाट निवासी उमा तिवारी और उसके पति केदार तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इन दोनों के खातों में मुआवजे के 2 करोड़ 13 लाख रुपए जमा हुए थे। इसमें से 1 करोड़ 70 लाख रुपए महासमुंद के ठेकेदार और एक तहसीलदार के पति प्रॉपर्टी डीलर हरमीत खनूजा और गोल बाजार के कारोबारी विजय जैन को दे दिया था। इन चारों की गिरफ्तारी हो गई है। ये चारों आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने चारों को ईओडब्ल्यू को 1 मई तक रिमांड पर सौंप दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि घोटाले में नाम आने के बाद तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर निर्भय साहू, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक रोशनलाल वर्मा, पटवारी सहित अन्य आरोपी फरार हैं। देखते हैं कब तक ये फरार रहेंगे। फिलहाल इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक बयान आया है भाजपा के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास का, जो इस मामले में काफी गंभीर आरोप उन्होंने भूपेश बघेल के शासनकाल में लगाए थे। क्या कुछ इनके आरोप हैं, इनके शब्दों पर आप गौर करें। भारतमाला परियोजना में जो घोटाला हुआ है, ये अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इस विषय को लेकर 21 दिसंबर 2020 को प्रेस वार्ता के माध्यम से इस विषय का भांडा हम लोगों ने फोड़ा था। केंद्र सरकार के सेंट्रल विजिलेंस में इस मामले का केस भी दर्ज हमने कराया था और लगातार इस बात की मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे कि जितने भूमाफिया हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने संगठित गिरोह बनाकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन पिछली सरकार में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। इसे भाजपा का दिमागी फितूर बताया जाता था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा मजाक उड़ाया जाता था। राज्य में विष्णुदेव जी के साथ सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे ईओडब्ल्यू जिस प्रकार से कार्रवाई की है, बड़े बड़े भूमाफिया, जमीन दलालों को और अधिकारियों को जो अपनी जद में ली है, आने वाले समय में और भी बड़ी मछली इसकी जद में आएगी। बड़े बड़े लोग इसमें जो साजिश करता है वो जेल जाएंगे, ऐसी अपेक्षा हम लोग सरकार से करते हैं। और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हो रही है अपने आप में काफी बड़ा संकेत है। भारतमाला जमीन घोटाले में जब प्रोजेक्ट के लिए प्रारंभिक जांच शुरू हुई, तब पता चला कि मुआवजे की रकम को हड़पने के लिए प्रोजेक्ट आने के पहले से ही अधिकारियों के मन में लालच आ गया और लालच के इस पाप के कारण फर्जी भूस्वामी को ढूंढना शुरू किया गया। उसके बाद पटवारी, राजस्व निरीक्षक से लेकर बड़े अधिकारियों ने एक सिंडिकेट गिरोह बनाया और किसी अपराधी गिरोह की तरह इन्होंने हरमीत सिंह खनूजा और विजय जैन को एक माध्यम बनाया। महादेव घाट निवासी केदार तिवारी से इन दोनों ने संपर्क किया, उसे लालच दिया। केदार तिवारी की 55 वर्षीय पत्नी उमा तिवारी के नाम से दस्तावेज बनाने के लिए वो राजी हो गए। इसके बाद एक बड़ी साजिश हुई जिसमें जैतू साव मठ की 1 एकड़ से ज्यादा की जमीन का उमा देवी के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाया गया। भूमि रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने के लिए एक अलग ही चाल चली गई। पटवारी ने मुआवजे की रिपोर्ट को बनाकर ऊपर भेज दिया।
उसके बाद उमा देवी को 2,13,00,000 रुपए के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। इसमें से 43 लाख रुपए तिवारी दंपति ने अपने पास रखे, बाकी हरमीत और विजय को दे दिए। दोनों ने पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर जमकर बंदरबाट किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पड़ताल में पाया कि जैतू साव मठ को नवागांव और काया बांध के आसपास 11 एकड़ की जमीन दान में मिली थी, जिसकी देखरेख का जिम्मा विश्वनाथ पांडे के जिम्मे था। जमीन किसी पर कब्जा न हो इसलिए रजिस्ट्री विश्वनाथ के नाम पर की गई थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके 4 बेटे और 1 बेटी ही थी जिनके जिम्मे इस जमीन की देखरेख करना था। वो जमीन को बेच नहीं सकते थे। जब भारतमाला प्रोजेक्ट आया तो दलाल के माध्यम से 1 एकड़ से ज्यादा की जमीन कब्जे की प्लानिंग की गई। इसके लिए उमा तिवारी को विश्वनाथ पांडे की गोद ली हुई बेटी बना दिया गया। एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और चुपचाप पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार सब मिलजुल कर उमा तिवारी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। ये सब कुछ होता रहा और इस दौरान रायपुर के 3 कलेक्टर बदली हुए। भारती दासन, सौरभ कुमार और डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, इन तीनों ने ये सब देखा होगा, परखा होगा, जांचा होगा। करोड़ों रुपए का मामला था, अरबों रुपए का मामला था, सब कुछ घोटाले की भेंट चढ़ रहा था, चुपचाप हो रहा था। लेकिन क्या बड़े अधिकारियों को कुछ नहीं पता था? क्या उस समय की सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को भी कुछ नहीं पता होगा? जब किसी को कुछ नहीं पता था, ऐसा नहीं लग रहा होगा तो ये चुपचाप भ्रष्टाचार कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ पता चल चुका है और हम राष्ट्रबोध के माध्यम से आने वाले एपिसोड में ऐसे ही कुछ और बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। फिलहाल जो 4 गिरफ्तारियां हुई है उससे बड़े अधिकारियों की धड़कनें भी तेज हो गई होगी, कुछ सफेदपोश नेता भी परेशान होंगे, उस पर भी हमारे निगाहें हैं। हम एक एक कर सभी को एक्सपोज करेंगे, ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने जनता को लूटा, जिन पर विश्वास किया गया उन्होंने विश्वासघात किया। ये पूरा घोटाला भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुआ केंद्र सरकार का पैसा था। स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल इसमें सीबीआई की एंट्री हो सकती है। जैसा कि सीबीआई के बारे में हर किसी को पता है, सीबीआई आमतौर पर भेदभाव नहीं करती। भूपेश बघेल के घर पर शराब घोटाले वाले मामले में सीबीआई की छापेमारी हुई। इस मामले में हो सकता है एक बार फिर छापेमारी हो, ढेर सारे दस्तावेज बरामद हो और ढेर सारी राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो जाए। वैसे भूपेश बघेल इन दिनों सुर्खियों में रहने के लिए जिस तरह की उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें सुनने के बाद आपको थोड़ी हैरानी होगी कि ऐसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा है जो ये कह रहा है कि पहलगांव में जो हमला हुआ वहाँ 28 लोग मरे, झीरम घाटी में भी जो हमला हुआ वहाँ भी 28 लोग मरे। तो भूपेश बघेल जी, ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। आप फिगर मैच कराने के लिए, कुछ भी बातें करने के लिए, एक घटना को दूसरे घटना से जिस तरह से जोड़ रहे हैं, तो पहलगाम में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, झीरम घाटी में 32 लोगों की मौत हुई। पहलगाम में साफ तौर पर हिंदुओं को पहचान कर मारा गया, जबकि झीरम घाटी में कांग्रेसियों को पूछ कर मारा गया। इस तरह की बेमतलब की तुलना कर आखिर आप जाहिर क्या करना चाहते हैं? ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, उसमें 2 समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो ये है कि वहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। तो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सलियों ने मारा, यहाँ भी धर्म पूछ के हत्याएं की। कुछ बेसिर पैर के हिंदी गानों में आपने देखा होगा कि तुकबंदी के कारण गाने को कैसे भी बना दिया जाता है। भूपेश बघेल भी दरअसल इस तरह की उटपटांग बयानबाजी और संवेदनहीन बयानबाजी देकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनमें संवेदना वैसी नहीं है। क्या भूपेश बघेल राहुल गांधी का अनुसरण कर रहे हैं? ऐसे नेताओं को देखने के बाद आम लोग राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले नेता अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा रहेगा। अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज का भला करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।